डियर स्टूडेंट, फिर एक बार मैं उपस्थित हूँ योग भारती का एक नया पाठ लेकर, जिसका शीर्षक है पाप के चार हथियार। चलिए इस पाठ से संबंधित विस्तृत जानकारी स्लाइड शो के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं। पाप के चार हथियार। योग भारती का पाठ्य पुस्तक क्रमांक, आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 6 है, जिसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ पाप के चार ये हथियार, यह पाठ एक निबंध है। जिस प्रकार आप कक्षा 5वीं से या स्कूली दिनों से निबंध लिखते आए हैं, उसी प्रकार का ये निबंध है। निबंध क्या है? निबंध मतलब हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। हम जो सोचते हैं किसी विषय के संबंध में, वह सोच हम लिखित रूप में रखते हैं, उसे हम निबंध कहते हैं। तो निबंध में सबसे पहले हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। किसी भी विषय से संबंधित हमें जो जानकारी होती है, उस जानकारी के आधार पर हम जो लिखित रूप में विचार रखते हैं, वह साधारण तौर पर निबंध कहा जाता है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने पाप के चार हथियार इस निबंध में भी अपने विचार लिखे हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में दिनों दिन जो पाप बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन लोगों की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, पुण्य कर्म कम होता जा रहा है, ये पाप क्यों बढ़ रहा है, इसका उत्तर यहाँ इस निबंध में लेखक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में दिनों दिन बढ़ने वाला जो पाप है, ये क्यों बढ़ रहा है, इसकी खोजबीन लेखक कर रहे हैं और अपने विचारों के आधार पर ये बात हमारे सामने रख रहे हैं। तो चलिए, अब इस पाठ से आप क्या जानेंगे? तो लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने निबंध किस प्रकार लिखा है, ये बात आप सबसे पहले समझेंगे। दूसरा, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने जो समाज की स्थिति का वर्णन किया है, वो समाज की स्थिति का वर्णन आपको पता चलेगा। तीसरी बात, आपको इस निबंध से क्या बात पता चलेगी कि समाज में जो पाप फैल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये बात भी इस निबंध से लेखक हमें बताएंगे। और पाप से संबंधित जो अनेक लोगों की विचारधारा है, सोच है, उसका भी वर्णन इस निबंध में लेखक कर रहे हैं। तो ये सब बातें आप इस पाठ के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पहले मैं पाठ को शुरू करने से पहले लेखक के परिचय की ओर जाऊंगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का परिचय हम जानते हैं। कोई भी पाठ, कोई भी साहित्य, कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं, तो उसे लिखने वाले लेखक की जानकारी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि लेखक की जानकारी पता होने के बाद ही उस पाठ से संबंधित जानकारी या पाठ का वर्णन हम समझ सकते हैं। क्योंकि लेखक का परिचय जानने के बाद हमें पता चलता है कि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। का यहाँ पर को पढ़ना है। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी थे। अब यहाँ लेखक का परिचय देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर 1906 को उनका जन्म हुआ। लेखक अपने जीवन में कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं या कौन सा कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पूरा बताया कि वो हिंदी भाषा के कथाकार है, हिंदी भाषा के निबंधकार है, हिंदी भाषा में उन्होंने प्रसिद्ध निबंध लिखे हैं। और साथ ही अपने समय में स्वतंत्र सेनानी भी थे, मतलब आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक व्यक्ति की भी वे थे, या उस सेना के सदस्य थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। लेखक जो पत्रकारिता है, समाचार या समाचार पत्रों के लिए जो पत्रकारिता की जाती है, उसमें उन्होंने स्वतंत्र शैली निर्माण की, ऐसा उनके बारे में बताया जाता है। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रस्तुत करते हैं। लेखक की विशेषता क्या है कि इनके निबंध हमारे भारतीय सोच को, भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करती है। साहित्य में, किताबों में, कहानियों में, फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है, एक विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा जाता है। कुछ दूसरे देशों की विचारधारा भी
कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भारतीय चिंतन धारा को, भारतीय संस्कृति, भारतीय सोच को अपने साहित्य में लिखते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। सामाजिक जरूरत है, सामाजिक विषय है, उन विषयों से संबंधित आपका सारा साहित्य है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पत्रकारिता और साहित्य को जोड़ने का काम आपने किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। अब मैंने जो लेखक का परिचय बताया, इस लेखक के परिचय पर आपको कृति पत्रिका में साहित्य संबंधी ज्ञान जो कृति होगी, उस कृति में लेखक के परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा कैसी थी, तो सहज सरल मुहावरेदार थी। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक वाक्य के एक उत्तर जिसके हो या और 1 मार्क्स के लिए ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसलिए ये साहित्य लेखक का परिचय हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अब प्रमुख कृतियां। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कौन सी किताबें लिखी है, कौन सी पुस्तकें लिखी है, उनकी कृतियों के नाम क्या है। कृति मतलब पुस्तकें, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसे कृति या पुस्तकें कहते हैं। तो यहाँ पर मिलता है धरती के फूल, ये कहानियां हैं, कहानियों का संग्रह है। इसमें इस कहानी के संग्रह में कई कहानियां लिखी गई है और जिसका शीर्षक है धरती का फूल। एक कहानी की किताब तो नहीं बनती है, लेकिन उनकी कई कहानियों की एक किताब बनी है और जिसका शीर्षक है धरती के फूल। तो कृति पत्रिका में साहित्य संबंधी ज्ञान पर प्रश्न होता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कहानी संग्रह का नाम लिखिए, तब हमें आपको लिखना है धरती के फूल। तो इस प्रकार याद रखना है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार, ये इनके निबंध संग्रह है। जो निबंध संग्रह है, वो निबंध संग्रह के यहाँ पर नाम मिलते हैं। पहला नाम मिलता है जिंदगी मुस्कुराई, दूसरा नाम मिलता है बाजे पायलिया की घुंघरू, तीसरा नाम है जिंदगी लहलहाई, चौथा नाम है महके आंगन चहके द्वार। तो ये सारे नाम हैं उनके निबंध संग्रह के नाम है। इन पुस्तकों में कई निबंध है, कई निबंधों का एक पुस्तक बनाया गया है, संग्रह बनाया गया। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये संस्मरण और रेखा चित्र है। आपने एक संस्मरण और रेखा चित्र की जानकारी प्राप्त की थी लेखिका महादेवी वर्मा का। संस्मरण क्या, संस्मरण मतलब क्या होता है, तो अपनी यादों के आधार पर, स्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन जिसमें लिखा जाता है उसे संस्मरण कहा जाता है। रेखा चित्र मतलब किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन शब्दों के माध्यम से किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखे लेखा चित्र कौन से हैं? यदि साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित ये प्रश्न आ जाए तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तो पहला नाम वहां दीप जले, दूसरा शंख बजे, तीसरा माटी हो गई सोना। ऐसे तो आप नहीं लिखेंगे, ये केवल संस्मरण के नाम है। तो निबंध संग्रह के नाम कैसे हैं कि जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। यदि उनके रेखा चित्र और संस्मरण के नाम पूछे जाए तो कृति पत्रिका में इस प्रकार कृति हो सकती है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे हुए संस्मरण और रेखा चित्र के नाम लिखिए, तब नाम लिखने दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना। तो ये रेखा चित्र के नाम। चलिए अब विधा परिचय की ओर चलते। विधा मतलब साहित्य का कौन सा प्रकार है। विधा मतलब प्रकार। अब
हम किताबों में कविताओं को देखते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, कहानियों को देखते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं। तो कहानी, कविता, ये क्या है? साहित्य के प्रकार है। कोई नाटक है तो नाटक पढ़ते हैं। तीसरा, तो नाटक, कहानी और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं प्रकार में, कविता, ये साहित्य के प्रकार है। उसमें एक प्रकार है निबंध, और इसी निबंध की जानकारी आज हम प्राप्त करें। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। और वास्तव में साधारण शब्दों में यदि हमसे पूछा जाए निबंध मतलब क्या, सीधा अर्थ बनता है हमारे विचारों को भाषा में व्यक्त करना, बांधना, निबंध कहा जाता है। हिंदी साहित्य में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में निबंध को गद्य की कसौटी माना है। अर्थात गद्य जो कुछ भी लिखना है आपको, तो आप गद्य कब लिख पाएंगे? जब आपको निबंध लिखना आता है। और जब निबंध लिखना आ जाए तो कहानी लिखना आसान बन जाता है, उपन्यास लिखना आसान बन जाता है। इसलिए साहित्य में निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध की विशेषता है कि निबंध में जिसने स्किल प्राप्त कर लिया वो कहानियां लिख सकता है, नाटक लिख सकता है, मतलब बाकी सारा साहित्य लिख सकता है, लिखने की कला आ जाती है। इसलिए हमें साहित्य लेखन की ओर आपको अगर जाना है, आपको कहानियां लिखनी है, नाटक लिखनी है, फिल्म की कथानक या स्क्रिप्ट लिखना है, तो आपको शुरुआत निबंध से करनी होगी। आप निबंध की प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप पुस्तक लिखना सीख जाएंगे, कहानियां लिखना सीख जाएंगे, कोई कथा लिखेंगे। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठक के सम्मुख रखने की सामर्थ्य वहां होता है। निबंध की विशेषता क्या है कि इसमें विचारों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, और विचारों को स्थान देने के बाद विषय को, जिस विषय को हम प्रस्तुत करें उसे प्रखरता से निबंध में हम रख सकते हैं। किसी भी विषय से संबंधित विचार कर कर हम लेख लिख सकते हैं। ये निबंध की विशेषता होती है। चलिए, अब विधा परिचय में भी क्या इस पर कुछ प्रश्न हो सकता है, या कृति पत्रिका में कुछ सवाल उठाया जा सकता है, प्रश्न बन सकता है? तो निबंध का अर्थ लिखिए संक्षिप्त में। तो विचारों को भाषा में व्यवस्थित बांधना निबंध है। साहित्य शास्त्र में किसे गद्य की कसौटी माना गया है, या हिंदी साहित्य में किसे गद्य की कसौटी माना गया है? तो निबंध को। ऐसा उत्तर हमें या आपको लिखना। चलिए पाठ परिचय की ओर चलते। इस पाठ में आप क्या जानने वाले हैं, संक्षेप में यहाँ पर बताया गया। प्रत्येक युग में विचारों को, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध और दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है, और मनुष्य जाने अनजाने ही इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। लेखक इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं? तो प्रत्येक युग में विचारकों ने जन्म लिया, दार्शनिक लोगों ने जन्म लिया, संतों ने जन्म लिया है, महापुरुष हमारे समाज में जन्म ले चुके हैं। लेकिन इन लोगों ने मानव जाति के कल्याण के दृष्टिकोण से प्रयास भी किया है। पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए वो प्रयास करते रहे। लेकिन हमारे समाज का दुख यह है कि आज भी इन महापुरुषों के जन्म लेने के बाद भी आज भी हमारे समाज में अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, पाप है, दुष्कर्म है। और ये दुष्कर्म दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, दुष्कर्मों का बोलबाला है, और जाने अनजाने बाकी लोग, मनुष्य इसी का साथ दे रहे हैं। ऐसा इस पाठ में बताया जा रहा है। उन लेखक बताते हैं समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है, और ढूंढने की कोशिश इस निबंध में की है। ऐसा ये साधारण सा इस पाठ में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो फिर से एक बार कहता हूँ, इस पाठ में क्या है कि समाज में संतों ने, महापुरुषों ने जो
कार्य किया, उन्हें ध्यान में रखकर हम उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनके स्मारक बनवाते हैं, परंतु हम उनके विचारों का अनुकरण क्यों नहीं करते? और ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों समाज सुधारक संतों की राह पर चलते नहीं हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस निबंध में लेखक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं, और वो हम जानेंगे। अब चलिए, सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले लेखक ने इस पाठ के शुरुआत में जो परिच्छेद रखे हैं, उस परिच्छेद में एक नाम आया है, एक विचारक की जानकारी दी गई है। पहले उसकी जानकारी देता हूं और बाद में इस पाठ की ओर चलता हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आपका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो आयरलैंड से थे, 26 जुलाई 1856 को उनका जन्म हुआ था और उन्हें अपने जीवन काल में साहित्य लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो शॉ महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। पिग्मलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक है। ये इनके प्रसिद्ध नाटक है। और ऐसे प्रसिद्ध नाटक लिखने वाले लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसी का उल्लेख, उन्हीं का आधार लेकर लेखक ने निबंध की शुरुआत की है। अब निबंध के परिच्छेद की ओर चलता हूं, जो आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 पर है। और 31 मतलब पाठ की शुरुआत में ही है, और 31 पर लिखा हुआ परिच्छेद मैं पढ़ रहा हूं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में लेखक कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताबें पढ़ रहा था मैं, और किताबें पढ़ते समय एक परिचित मैंने पढ़ा। उस परिचित में क्या लिखा है, लेखक कहते हैं वो उनके ही संबंध में है। उनके संबंध में ही उन्होंने एक परिच्छेद में पुस्तक की एक पैराग्राफ में लिखा है। क्या लिखा है? तो लेखक कहते हैं, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से, चाबुक खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी, दिल लगी अर्थात मजाक समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें। गौर शब्द का अर्थ ध्यान, ध्यान देना। गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। ढांचा डगमगा उठाना मतलब आधार, बेस हिल जाना। तो लेखक इसने इस निबंध की शुरुआत की है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक पैराग्राफ से, और उस पैराग्राफ की जानकारी लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि उस पैराग्राफ में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने बारे में लिखा है कि मैं खुली सड़क पर चाबुक मार खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं देते, मेरा मजाक उड़ाकर मेरे छोड़ देते हैं। अगर लेखक उसी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उसी पैराग्राफ में कहते हैं, अगर लोग उनकी बातों की ओर ध्यान देंगे तो वो बातें इतने महत्वपूर्ण है कि जिससे समाज का ढांचा ही बदल जाएगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये कहना है कि मेरे पैराग्राफ को, मेरे विचारों को लोग ध्यान से समझेंगे तो मेरे विचारों से समाज पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक परिच्छेद में अपने बारे में लिखा है, और उसका संदर्भ लेखक याद देते हैं और निबंध की शुरुआत करते हैं। आगे लेखक कहते हैं, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरे मानसिक और नैतिक, नैतिक अर्थ सदाचार, महत्ता लोगों के लिए असहनीय है, उन्हें उबाने वाली है। खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी मूर्खता से भरी हंसी के अंबार, अंबार का अर्थ है ढेर, के नीचे ढक देते हैं। मेरी बात शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो अपने परिचय में जानकारी प्रस्तुत की है, वह जानकारी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने बारे में लिखी है। वे कहते हैं कि लोग मुझे बर्दाश्त कर लेते, सहन कर लेते, सहन नहीं कर सकते, इसलिए मुझ पर हंसते हैं। मेरी मानसिक और सदाचार और मेरे बड़ेपन को सहते नहीं है। मतलब
मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ, ये समाज के लोग सह नहीं पाते हैं। और उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले कैसे उतरे, ये सवाल पैदा होता है। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख देते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि मेरी बातों की ओर लोग ध्यान नहीं देते, कान पर उंगलियां रख देते हैं और मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने परिचय में कहते हैं। लेकिन लेखक ने कहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो भी अपने पैराग्राफ में परिच्छेद में अपने बारे में जो बढ़ चढ़ कर बात कह रहे हैं, बात कहते हैं कि मेरे विचारों से समाज का ढांचा बदल जाएगा, ये विचार हमें जरूर अहंकारी लगते हैं, गर्वीले लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत विद्वान लोग मनुष्य है और अपने बारे में कह रहा है। ऐसा यदि हमें लगता है तो, लेकिन लेखक के दृष्टिकोण से ऐसा है कि हम यदि अहंकार की बात को छोड़ दे तो वास्तव में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचार सही है और सही और महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, ऐसा लेखक का यह कहना है। लेखक कहते हैं, संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित, पीड़ा सहने वाला और पीड़क वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती है। अब लेखक ने अपने निबंध की शुरुआत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के परिचित से की थी, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के परिचित का वर्णन करने के बाद लेखक आगे कहते हैं कि हमारे संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, और हमारा सारा समाज दो वर्गों में बट गया है, एक पीड़ा सहने वाला और दूसरा अन्याय करने वाला या पीड़ा देने वाला। ऐसे दो वर्गों में लेखक के अनुसार हमारा समाज बट गया है, हमारे समाज की व्यवस्था ही बदल गई है। इस बात पर लेखक यहाँ सोच रहे, और वही बात लेखक ने यहाँ प्रस्तुत की। आखिर इसका रहस्य राज क्या है? लेखक कहते हैं, समाज में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, अत्याचार है, समाज पीड़ा सहने वाला और अन्याय करने वाले इन दो वर्गों में बट गया है, और समाज सुधारक का कोई समाज सुधार को कोई महत्व नहीं देता। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, राज क्या है, क्यों हो रहा है? ये लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या है कि इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत, पैगंबर आ चुके हैं, पर ये संसार अभी तक वैसा की वैसा ही क्यों चल रहा है? इसमें क्यों बदलाव नहीं आया? लेखक एक सवाल उठा रहे, ये हमारे समाज में महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, तीर्थकार, सुधारक, अवतार, संत, पैगंबर लोग हमारे समाज में जन्म ले चुके हैं, समाज में रह चुके हैं, फिर भी हमारे समाज में पाप, अन्याय, अत्याचार क्यों है? इस बात पर लेखक सोच रहे हैं। क्यों ये लोग समाज को बदल नहीं पा रहे हैं? ये सवाल लेखक के मन में उठ रहा है, हमारे मन में भी ये सवाल उठता है। अरे इतने महान पुरुष हमारे समाज में जन्म ले चुके हैं, संतों ने हमें मार्गदर्शन किया है, समाज का ढांचा बदलने की कोशिश की है, फिर भी समाज में अन्याय, अत्याचार, पीड़ा, दुख, दर्द ये क्यों है? ये सवाल हमारे मन में भी उठता है, लेखक के मन में भी यही सवाल उठ रहा है। इसलिए इस सवाल का लेखक उत्तर ढूंढ रहे हैं, और ये उत्तर यहाँ निबंध में बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमण को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं? लेखक ने एक सवाल यहाँ पर यही उठाया कि हमारे समाज में अन्याय, अत्याचार के पास ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जो समाज सुधारक संतों के विचारों को पराभूत कर देती है, हरा देती है? ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है कि जिसके कारण समाज सुधारक संतों के या अवतार लोगों के विचार पीछे छूट जाते हैं और पाप क्यों जीत जाता है? ऐसा लेखक के मन में सवाल उठ रहा है। लेखक कहते हैं, ये इस प्रश्न पर मैं सोच रहा था, इसका जवाब ढूंढ रहा था कि महान संत होने के बाद भी पाप का बोलबाला अधिक क्यों है? पाप, अन्याय, अत्याचार समाज में क्यों जीत रहा है? क्यों उसका बोलबाला है? क्यों वही चल रहा है समाज में? लोग उसे क्यों अपना रहे? ये सवाल लेखक के मन में था और लेखक इसका उत्तर ढूंढ रहे थे, और उत्तर ढूंढते ढूंढते लेखक कहते हैं
कि मुझे इसका उत्तर मिल गया। कहाँ मिल गया? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ही पैराग्राफ में मुझे इसका उत्तर मिला था। और वो पैराग्राफ लेकर कहते, शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है, अर्थात सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है, एक तरफा है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वो सुधारक के सत्य को जीतता है या कम से कम असफल बनाता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। लेखक यहाँ अपने विचारों के माध्यम से अन्याय अत्याचार क्यों जीतता है, पाप क्यों जीत रहा है, पाप का बोलबाला क्यों है, इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो शाह के पैराग्राफ में उत्तर उन्हें मिल जाता है। लेखक कहते हैं कि लोग पाप अन्याय अत्याचार जब समाज में बढ़ता है और उसका विरोध करने के लिए समाज सुधारक संत लोग जब उसका विरोध करते हैं, तब समाज के लोग समाज सुधारक और संत लोगों के विचारों को अनदेखा करते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण पाप जीतता है, ऐसा लेखक का कहना है। और कहने के लिए यही बात और है, ऐसा लेखक कहते हैं। और दूसरी बात भी लेखक यहाँ बताते हैं कि पाप क्यों जीत रहा है, कि क्योंकि उसके पास 4 हथियार है। ऐसे कौन से 4 हथियार है जिसके कारण समाज सुधारक लोग संत लोग पराभूत हो जाते हैं और समाज में अन्याय अत्याचार पाप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? तो हथियारों के कारण। ऐसे 4 हथियार कौन से हैं? तो उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये 4 हथियार पाप के पास है, जिसके कारण पाप हमेशा समाज में बढ़ता जा रहा है और समाज सुधारक संत लोग पीछे हटते जा रहे हैं। चलिए अब पाठ्य पुस्तक का ये जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद मैंने प्रस्तुत किया, यही आकर रुकते हैं। इस निबंध से संबंधित बाकी जो परिच्छेद है मैं भाग 2 में प्रस्तुत करूंगा। भाग 2 में प्रस्तुत करने से पहले ये परिच्छेद में इस परिच्छेद पर कौन कौन सी कृतियां बन सकती है तो वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके प्रश्न पत्र में पहली कृति होती है कृति क्रमांक 1 उसमें लिखा होता है, परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। ऐसे कृति पहली होती है, तो वही उसी तरह की कृति मैंने यहाँ पर रखी है कि परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। पहली कृति है कृति पूर्ण कीजिए। पाप के 4 हथियार यह है, ऐसी कृति आपको पूछी जाएंगी। आपको लिखना होगा वहां पर उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा, ये पाप के 4 हथियार है। अगली कृति, ये कृति आपके पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन लिखिए। तो कथन मतलब उन्होंने कही हुई बात जो परिच्छेद में आई है। क्या है? लोग उनकी बातों को दिल लगी सुनकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं, ये उनका कथन है। अगली कृति, लेखक के अनुसार। अब लेखक के अनुसार हमें लिखना है, एक वाक्य दिया गया उसे पूरा करना है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, लेखक के अनुसार। ये हमें कंप्लीट करना है। लेखक के अनुसार संसार में जन्म लेने वाले यह है। इस परिच्छेद में लेखक ने लिखा है कि संसार में इन्होंने जन्म लिया है। तो परिच्छेद पढ़कर यदि हम इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर उत्तर मिलता है, एक महान पुरुष, सुधारक, अवतार, संत, इन्होंने संसार में जन्म लिया है, ऐसी कृति हो सकती है। शब्द संपदा की कौन सी कृति बनाई जा सकती है, हो सकती है? तो विलोम शब्द लिखिए। इस परिच्छेद में जो शब्द आए उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। नैतिक शब्द मैंने ढूंढ कर निकाला है, उसका विलोम शब्द है। विलोम शब्द का अर्थ है विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट। नैतिक, अनैतिक, असहनीय, यदि शब्द आता है इसका विलोम शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है सहनीय। अहंकार, नम्रता, बेवकूफी,
समझदारी, ये है विलोम शब्द। परीक्षा में कृति पत्रिका पत्रिका में शब्द संपदा में विलोम शब्द लिखिए, ऐसी कृति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। तब यहाँ पर ये ऐसे शब्द आपको लिखने, यही शब्द होंगे ऐसा नहीं, इसकी तरह दूसरे शब्द होंगे, उनके विलोम शब्द आपको लिखने। अभिव्यक्ति, अब इस परिच्छेद पर कौन सी अभिव्यक्ति हो सकती है? तो समाज में दिनों दिन बुराइयां बढ़ती जा रही है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार की अभिव्यक्ति की कृति आपको इस परिच्छेद पर पूछी जा सकती है, हो सकती है, उस पर अपने विचार लिखने। वास्तव में यदि हम समाज को देखते हैं, समाज को जानने की कोशिश करते हैं, और समाज का दर्पण जहाँ अखबार है, टेलीविजन है, उस दर्पण में, आईने में झांकते हैं, तो हमें सच में पता चलता है कि हमारे समाज में बुराइयां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और दिनों दिन बुराई बढ़ने के कई कारण हैं। अगर ये बुराइयां इसी तरह बढ़ती गई तो मनुष्य का जीवन दुखमय बन जाएगा। जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को मनुष्य को उठाना पड़ेगा, और मनुष्य एक तरह से इसी में उलझता जाएगा। इसलिए हमें बुराइयों को दूर करना होगा। आखिरकार ये बुराइयां होती कहाँ से और क्यों हमारे समाज में बढ़ रही है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। तो कारण है गलत आचरण, संस्कारों का अभाव, पाश्चात्य या विदेशी लोगों का प्रभाव, सामाजिक सरोकार न होना, और सोशल मीडिया पर चलने वाले गलत बातें, और लोगों की विचारधारा, अच्छे और बुरे की पहचान लोग भूल गए हैं। अच्छे और बुरे की समझ लोगों में कम होती जा रही है, और जिसके कारण बुराइयां हमारे समाज में बढ़ रही है। और भी बुराई बढ़ने का कारण है कि लोग अच्छी बातों की अपेक्षा बुराइयों को अधिक पसंद करने लगे हैं, और उन्हीं बातों को महत्व देने लगे हैं। जैसे कि आजकल शराब पीना चलन बन गया, लेकिन गलत बात है। छोटी छोटी ऐसी गलत बातें हैं, उन गलत बातों को लोग अपनाते जा रहे हैं और उन्हें स्वीकार करते जा रहे हैं, और जिसके कारण समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही। तो यहाँ पर इस प्रकार आप विचार लिख सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना काफी है। अगली बार मैं फिर इस निबंध का बाकी हिस्सा लेकर आऊंगा भाग 2 में, और उससे संबंधित जानकारी प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए मैं विराम देता हूं। फिर से एक बार मिलते हैं।